Good morning all of you. So today we are going to learn about the chapter Management of Natural Resources. ये बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है और नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हमने ज्योग्राफी में भी काफ़ी कुछ पढ़ा है, मगर नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है, उसका क्या पर्पस है, हमने ये पढ़ा है। उसको मैनेज क्यों करना है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसको कंजर्व नहीं करने से क्या प्रॉब्लम्स आएगा, उसको हम इस चैप्टर में समझेंगे। We all know that the natural resources are limited in our planet. ये कुछ limitations के साथ है, और जिस तरीके से population बढ़ते जा रहा है और natural resources का हम over utilization, in fact exploitation जो करते जा रहे हैं, now that has to be stopped. अगर हम वैसा नहीं करेंगे तो जो natural disasters and calamities अभी हम face कर रहे हैं वो एक regular phenomenon बन जाएगा and loss of life and money equally दोनों बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। Introduction. We often hear or read about environmental problems. These are often global level problems and we feel helpless to make any changes. तो हम न्यूज़पेपर्स में, आर्टिकल्स में, मीडियाज में कई जगह सुनते रहते हैं और पढ़ते भी रहते हैं कि बहुत सारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, वाटर लेवल राइज कर रहा है, कहीं पे फ्लडिंग आ रहा है, रेगुलर हरिकेन्स आ रहा है, और ये ग्लोबल लेवल का प्रॉब्लम है। हमारे सिर्फ कंट्री या हमारे पर्टिकुलर स्टेट का प्रॉब्लम नहीं है, दिस हैज बिकम अ ग्लोबल चैलेंज। और हमें लगता है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, वी फील टोटली हेल्पलेस कि हम क्या करें इसमें, मेरी कंट्रीब्यूशन क्या होगी ताकि वी कैन स्टॉप और समवेयर उसको कम कर सके। तो वी फील हेल्पलेस, टोटली हेल्पलेस। There are international laws and regulations, and then there are our own national laws and acts for environmental protection. There are also national and international organizations working towards protecting our environment. Awareness about the problems caused by unthinkingly exploiting our resource is a recent phenomenon in our society. तो बहुत सारे इंटरनेशनल रूल्स है, रेगुलेशंस है, यहाँ तक कि हमारे अपने कंट्री में भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिससे कि हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इंडस्ट्रियल लॉज है कि नहीं, आपको अपना गंदा पानी, वेस्ट प्रोडक्ट्स को प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करना है। हॉस्पिटल्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि नहीं, आप जो भी ट्रीटमेंट करते हैं उसके साथ जो ब्लड, सिरिंजेस वगैरह जो निकलता है, दैट हैज टू बी प्रॉपर्ली स्टरलाइज्ड। तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है। हमारे खुद के घर के लिए और ऑफिसेस के लिए गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस बने हुए हैं हु आर रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ इट और सफाई पे ध्यान दे सकें। मगर इतने सारे रूल्स, रेगुलेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस होने के बाद भी क्यों ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, ये सबसे मेजर क्वेश्चन है। क्योंकि वी आर नॉट सेल्फ रियलाइजिंग कि प्रॉब्लम क्या है एंड हमारे छोटे से कंट्रीब्यूशन से वो कैसे बड़ा होते जा रहा है। हम थोड़ा सा गंदगी करते हैं, हमको लगता है यार इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे कोई इन्वायरमेंटल में कोई डिजास्टर थोड़ी आ जाएगा। बट जब सब यही सारे के सारे लोग सोसाइटी में यही सोचने लगते हैं तो ये प्रॉब्लम एक बड़ा हो जाता है। तो ये हमें खुद को सोचना होगा एंड वी शुड बी द फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोस्पेक्ट आवरसेल्फ एंड डू द नीडफुल। दैट इज हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा लाइफस्टाइल जैसे चेंज होते जाए। आप सिंपल एग्जांपल्स देखो, मोबाइल देखो आज के जमाने के लिए। पहले एक मोबाइल होता था या घर में एक टेलीफोन होता था, अब सबके पास ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैज अ मोबाइल फोन। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज हर 6 मंथ्स में, एक साल में नया मॉडल आता है, वी चेंज द मोबाइल, वी स्विच इट ओवर। तो यहाँ पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं और रिसोर्स भी बर्बाद कर रहे हैं। देयर इज नो नीड ऑफ चेंजिंग द मोबाइल, यू कैन यूज इट वेरी वेल फॉर एटलीस्ट 4 to 5 years। बट हल्का सा भी नया मॉडल आया, हमारा एटीट्यूड चेंज हो गया, नहीं हमें नया चीज से अपडेटेड होना है और नया चीज चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है। दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड रियलाइज कि कहाँ पे हमें कोई चीज नया चाहिए एंड कहाँ पे पुरानी चीज से काम चलाया जा सकता है, ये समझना है। इंट्रोडक्शन। अगेन द गंगा एक्शन प्लान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस मल्टी करोड़ प्रोजेक्ट came about in 1985 because the quality of the water in the Ganga was very poor. There was a rise in coliform level above the normal acceptable level. Coliform is a group of bacteria found in human intestine whose presence in water indicates contamination by disease causing microorganisms.
तो गंगा रिवर कई जगह, ये हमारे कंट्री का एक सेक्रेड रिवर है और इसका माना जाता है कि इसमें सेल्फ क्लींजिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छा है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई भी वेस्ट, सीवेज, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वगैरह को अगर हम उसको डंप भी करते हैं तो नदी उसको 100 मीटर के दायरे के अंदर अंदर साफ भी कर देती है। ये इसलिए हम लोग बोलते हैं ये एक सेक्रेड रिवर है, डुबकी लगाओ पाप धुल जाए। पाप नहीं धुलता है लेकिन डेफिनेटली वेस्ट यहाँ से सिंपलर फॉर्म्स में ब्रेक कर जाते हैं। और गंगा रिवर में ये क्वालिटी कुछ ज्यादा ही अच्छा है, मे बी बिकॉज ऑफ द सॉइल क्वालिटी या रॉक जहां से ये ओरिजिनेट हो रहा है उसमें कुछ सर्टेन मिनरल्स होंगे विच मस्ट बी फास्टनिंग अप दिस डिग्रेडेशन प्रोसेस व्हिच इज हेल्पफुल। मगर देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग। अब क्या हो रहा है कि हम गंगा में सब कुछ डाल रहे हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट, सीवेज वेस्ट, हर वेस्ट को वहां डाल रहे हैं जिसकी वजह से ये रिवर खुद एंडेंजर्ड हो गया है। कई जगह तो इसका फ्लो इतना कम हो गया है कि गर्मी में ये सूख जाता है, ये नाले के जैसा लगने लगता है। सो 1985 में एक प्रोग्राम बनाया गया कि कैसे हम गंगा को सेव करें, प्रोटेक्ट करें एंड हर साल इसके ऊपर हजारों करोड़ों रुपया खर्च होता है और कोई भी सुधार नहीं है। लास्ट 2-3 इयर्स में अभी इधर 2015 ऑनवर्ड्स कुछ सर्टेन एक्शंस लिया गया है, सीरियस एक्शंस, एंड गवर्नमेंट इज प्लानिंग कि रिवर के 1 किलोमीटर इस तरफ एंड 1 किलोमीटर इस तरफ कुछ नहीं होगा, ओनली फॉरेस्ट, सिर्फ फॉरेस्ट, यहाँ जंगल भर देना है। जब जंगल भर जाएगा तो बहुत सारा एडवांटेज होगा इसका। एक तो नेचुरल इकोसिस्टम रिस्टोर हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वहां पे वाइल्ड लाइफ शुरू हो जाएगा, फ्लडिंग का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, वाटर रिस्टोरेशन वापस हो जाएगा। हर साल गंगा नदी में यहाँ कट जाता है इसका बैंक, ये सब कटाई सब खत्म हो जाएगा एंड ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा, पॉल्यूशन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। सो ये एक प्रोग्राम चल रहा है। तो 1985 में ये ऑब्जर्व किया गया था कि गंगा नदी में कोलिफॉर्म बैक्टीरिया का क्वांटिटी धीरे धीरे राइज करते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है और ये बैक्टीरिया ह्यूमन इंटेस्टाइन में मिलता है जो कि एक्सक्रीटा के थ्रू बाहर निकलता है। इसका मतलब हम इसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा को भरते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं एंड नाउ इट हैज बिकम सो पॉल्यूटेड कि अब इसका पानी पीना इट इज वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत ही गंदा पानी हो गया है। सो ये सब चीज को हम लोग को ध्यान देना है, खासकर जो हम लोग नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, प्लास्टिक्स वगैरह वेस्ट जो डंप करते हैं, वी नीड टू टेक केयर ऑफ इट। We can contribute and make a lot of difference to save our planet by following simple things. ये हमेशा सुनते जा रहे हैं मगर we don't follow any of these principles. Reduce, reduce, reduce. कम से कम इस्तेमाल कीजिए, जितना जरूरत है उतना इस्तेमाल कीजिए, उससे अधिक नहीं। Recycle, reuse. तो ये 3 प्रिंसिपल हर सब्जेक्ट में, हर क्लास में लोग पढ़ते हैं मगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये पढ़ाया क्यों जा रहा है? ये पढ़ाया इसलिए जा रहा है ताकि हमारे दिमाग में ये सेट होने लग जाए एंड व्हेन वी ग्रो अप एज अ सिविलियन, मतलब एक व्हेन वी बिकम द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, व्हेन वी स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग द सोसाइटी, देन वी कीप दीस 3 पॉइंट्स इन माइंड और हम इसको अप्लाई कर सके। मगर नहीं, ये सिर्फ मार्क्स एग्जाम में लिखने के लिए ही बन के रह गया। दिस इज द चेंज दैट इज रिक्वायर्ड, मार्क्स और वो नहीं, इसका यूज अपने लाइफ में, अपने लाइफस्टाइल में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो नहीं हो पा रहा है। Why do we need to manage our resources? So अब ये resources को manage करने की जरूरत ही क्यों है? They are not unlimited. Obviously इनका certain limits है, certain quantity में ही मिलता है। They last for the generations to come, ताकि ये आगे वाली generation के लोगों को भी मिल सके। अगर हम continuously overuse करते जाएंगे तो future generation को कोई भी resources available नहीं रहेगा। Equitable distribution of resources so that all can benefit from it. अब सभी रिसोर्सेज हर जगह नहीं मिलता है, सो उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जहां जिसका रिक्वायरमेंट है वो हर जगह मिल सके। कई जगह झारखंड में बहुत सारे मिनरल्स हैं मगर सारा रिसोर्स हम यहाँ पे यूटिलाइज नहीं कर सकते, सो इट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट लोकेशंस और द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिल सके। कई जगह पानी बहुत ज्यादा है और कई जगह सूखा पड़ा रहता है, तो वी नीड टू सप्लाई वाटर टू ईच एंड एवरी nooks and corners of this world civilization ताकि सभी को क्लीन ड्रिंकिंग फैसिलिटी ऑफ वाटर मिल सके। सो दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। डैमेज कॉस्ट टू द एनवायरनमेंट। जब हम ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, हम रिसोर्सेज को मैनेज नहीं कर रहे हैं प्रॉपर्ली, तो हमारे एनवायरनमेंट को बहुत गहरा चोट लग रहा है और उस चोट की वजह से, उस दर्द के वजह से जब धरती उसका रिएक्शन देती है सो वो बहुत ही हॉरिबल होता है। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। ये एग्जाम में पूछता है कि फॉरेस्ट को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स क्यों बोलते हैं।
बायो मीन्स लिविंग, डाइवर्सिटी मीन्स वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइफ। तो फॉरेस्ट में इतने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ मिलते हैं, इसीलिए इसको हम लोग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स बोलते हैं। डिफरेंट प्लांट्स मिलते हैं, एनिमल्स मिलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, बहुत कुछ मिलता है। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। Measure of the biodiversity of an area is the number of species found there. The range of different life forms, bacteria, fungi, ferns, flowering plants, nematodes, insects, birds, reptiles and so on is also important. कितने varieties मिल रहे हैं species के, कितना number मिल रहा है हर organisms का. That is how we say this has a good biodiversity. यहाँ बहुत अलग-अलग life forms हैं. One of the main aim of conservation is to preserve the biodiversity we have inherited. Loss of diversity may lead to a loss of ecological stability. अगर ये डाइवर्स फॉर्म ऑफ लाइफ को जिसको भगवान ने क्रिएट किया है, जैसे जैसे हम इसको डिस्ट्रॉय करते जाएंगे या इसको हम कहीं ना कहीं हार्म करेंगे, तो ये लेटर ऑन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये बैलेंस को डिस्टर्ब करेगा। जो बैलेंस भगवान ने बना के भेजा है यहाँ पे, that balance will get disturbed, and if it gets disturbed, उसका हम लोग problems face कर रहे हैं। So ये hotspots, ये biodiversity, every organism has a certain role to play in this world. चाहे वो एक बैक्टीरिया ही क्यों ना हो, उसका भी एक बहुत important role है। वो waste products को degrade करने में help कर रहा है। Ferns है, saprotrophs है, तो वो dead lying organisms को clean off करने में help कर रहा है। कोई organism nitrogen fixation में help कर रहा है, कोई किसी का population बढ़ने से control कर रहा है। So each and every organism has a certain role in this environment, and we need to respect that and maintain that balance. ये biological diversity maintain करना जरूरी है। Stakeholders of the forest are, अब ये forest biodiversity hotspots है और इसमें किस किस का हक है। ऐसे कहने का तो हर एक इंडिविजुअल इंसान का हक है इस जंगल पे, ये गॉड ने बना के दिया है, किसी को बोल के नहीं दिया है। सो एवरीबडी हैज अ रोल टू प्ले एंड एवरीबडी इज अ स्टेक होल्डर इन द फॉरेस्ट। मगर ये कुछ खास लोग हैं जो कि फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है एकदम डायरेक्टली। द पीपल हु लिव in or around forest are dependent on forest produce for various aspects of their life. तो जो लोग जंगल में रहते हैं या उसके आसपास रहते हैं और फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट है, लाइक हंटिंग, फूड गैदरिंग, फ्रूट गैदरिंग, अलग अलग ट्राइबल पीपल, तो दे आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट, सो दे आर वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट विच ओन्स द लैंड एंड कंट्रोल्स द रिसोर्सेज फ्रॉम फॉरेस्ट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या फिर सरकार जो कि जमीन की मालिक है, मतलब लॉ के हिसाब से the forest land belongs to the government, so the forest department is responsible कि उसके resources को manage करे, वहाँ जो भी पेड़ पौधे हैं या जो भी animals हैं उनको protect करे। The industrialist from those who use tendu leaves to make beedis to the ones with paper mills who use various forest produce but are not dependent on the forest in any one area। इंडस्ट्रियलिस्ट लोग जो कि बीड़ी बनाते हैं या पेपर मिल्स में काम करते हैं या फर्नीचर्स वगैरह बनाते हैं, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है क्योंकि वहीं से उनको रॉ मटेरियल मिल रहा है। एंड फाइनली द वाइल्ड लाइफ एंड नेचर एंथुसियास्ट हु वांट टू कंजर्व नेचर इन इट्स प्रिस्टीन फॉर्म। और लास्ट में आ गए वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट जो नेचर से प्यार करते हैं। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हो गए, डिस्कवरी चैनल, नेशनल ज्योग्राफी चैनल, जो कि वाइल्ड लाइफ को उसी के रॉ फॉर्म में प्रिजर्व करना चाहते हैं कि जैसा भगवान ने बनाया है वो उसी फॉर्म में ही अवेलेबल हो, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं हो, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रहे। सो वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट हो गए। अब एक एक स्टेक होल्डर्स के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। द लोकल पीपल need large quantities of firewood, small timber and thatch। अपना घर वगैरह बनाने के लिए इनको लकड़ी चाहिए होता है, खाना बनाने के लिए लकड़ी जमा करते हैं और अपना झोपड़ी वगैरह बनाने के लिए ये यूज करते हैं woods from the forest। Bamboo is used to make slats for huts and baskets for collecting and storing food material। ये सारा उसका इम्पोर्टेंस बताया जा रहा है। Implements for agriculture, fishing and hunting are largely made of wood। Forests are sites for fishing and hunting, gathering fruits, nuts and medicines from the forest। Cattle also graze in forest areas or feed on other fodder collected from forest।
तो लोकल पीपल का डिपेंडेंसी यहाँ दिखाया जा रहा है। वो अपना घर बनाने के लिए, बास्केट्स बनाने के लिए, लकड़ी जलाने के लिए, इन सभी चीज के लिए वो लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ तक कि वो जो एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स बना रहे हैं या फिशिंग के लिए या हंटिंग के लिए जो भी इक्विपमेंट्स बना रहे हैं वो सब भी उनको जंगल से ही मिलता है। यहाँ तक कि जंगल से वो मछली पकड़ते हैं, उसके आसपास के तालाब से हंट करते हैं, फ्रूट्स गैदर करते हैं, सीड्स गैदर करते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्लांट्स एंड लीव्स गैदर करते हैं इलाज करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए। सो दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर लाइवलीहुड। यहाँ तक कि अपने पालतू जानवरों को खिलाने के लिए भी दे आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट। The forest department in independent India ignored local knowledge and local needs in the management practices. Vast tracts of forest were converted to monoculture of pine, teak or eucalyptus. In order to plant these huge areas were cleared of all vegetations, so they destroyed a large amount of biodiversity. ये हमने क्लास 9 की हिस्ट्री के चैप्टर में भी पढ़ा था कि किस तरीके से साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के नाम पे एंड एजुकेशन के नाम पे जंगलों को काटा गया। जब ब्रिटिश इंडिया वाज हियर तो उन्होंने बड़े बड़े जंगलों को साफ कर दिया, काट दिया और वहां पे प्लांटेशन टाइप ऑफ फार्मिंग शुरू किया। एक ही तरह के प्लांट्स को ग्रो किया गया। मिक्स्ड फॉरेस्ट्री वाज टोटली इग्नोर्ड। उनको लगता था कि ये डेंजरस है, हार्मफुल है और इसका कोई जरूरत नहीं है, इससे कोई फायदा नहीं होगा। तो उन्होंने बड़े बड़े जंगलों को काट दिया और वहां पे एक ही तरह के प्लांट, पाइन, यूकलिप्टस, जिससे आदमी को डायरेक्ट प्रोडक्ट मिले, उनको ग्रो करना शुरू किया, जिसकी वजह से पूरा का पूरा बायोडाइवर्सिटी वहां का खत्म हो गया। क्योंकि जो एनिमल्स रह रहे हैं उनको हर पाइन ट्री से तो हमको किसी एक सीजन में फ्रूट्स या चीज मिलेगा ना जिससे वो काम कर सकता है, और वहां पे तब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ कैसे एग्जिस्ट करेगा। मिक्स्ड फॉरेस्ट रहता है तो कभी आम का सीजन आया तो बंदर है, शेर है या जो भी एनिमल है वो कभी आम खा लिया, फिर ठंडा का मौसम आया कभी सेब खा लिया, कभी पपाया खा लिया, अलग अलग फ्रूट्स खा के वो जिंदा रह रहे हैं। एंड व्हेन यू आर डूइंग अ मोनोकल्चर, एक ही तरह के प्लांट्स आप लगा रहे हो तो फॉरेस्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा, डाइवर्सिटी पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। बिना सोचे समझे पोस्ट इंडिपेंडेंस भी यही काम किया गया साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। बड़े बड़े जंगलों को काट दिया गया, झारखंड के सारे जंगलों को काट के वहां पे सिर्फ यूकलिप्टस ट्री को ग्रो किया गया बिना सोचे समझे। एंड यूकलिप्टस ट्री के जो रूट्स होते हैं वो काफी डीप जाते हैं एंड दैट सक्स वाटर फ्रॉम दी अंडरग्राउंड वाटर, जमीन के अंदर से पानी को खींचते हैं, सोखते हैं, जिसकी वजह से यहाँ का वाटर टेबल भी काफी नीचे लेवल में चला गया बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ यूकलिप्टस ट्री, जिसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर मिक्स्ड फॉरेस्ट होता तो यहाँ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करता, बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट करता, इकोलॉजिकल बैलेंस बनता और उसका एडवांटेज भी सभी को मिलता। बट अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन के नाम पे अपने आप को कल्चर बताने के चक्कर में हमने जंगलों को काट दिया, मिक्स्ड फॉरेस्ट को काट के मोनोकल्चर की प्रैक्टिस को फॉलो किया। नाउ इवन द साइंस हैज रियलाइज्ड कि ये जो मोनोकल्चर का कॉन्सेप्ट था दैट वाज टोटली अ वेरी बिग मिस्टेक। सबसे पहले तो ये समझना चाहिए भगवान ने कुछ बनाया है तो बहुत सोच समझ के बनाया है, उसको चेंज या ऑल्टर करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि उससे सीखना है, उसको समझना है और उसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। मगर हमने हर जगह गॉड के क्रिएशन को चैलेंज किया एंड उसको हमने डिस्ट्रॉय करके चेंज करने या मॉडिफाई करने की कोशिश की एंड वी आर पेड फॉर इट एवरी टाइम। Industries, a source of raw materials for its factories. Huge interest groups lobby the government for access to these raw materials at artificially low rates. Since these industries have a greater reach from the local people, they are not interested in the sustainability of the forest. For example, after cutting down all the teak trees in one area, they will get their teak from a forest farther away. They do not have any stake in ensuring that one particular area should yield on optimal amount of some produce for all generations to come. ये सबसे बड़े एक्सप्लॉइटर्स हैं, इंडस्ट्रीज ना कुछ समझते हैं, सिर्फ एक ही इनको भाषा समझ में आती है, प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे किया जा सकता है और उसके लिए वो सब कुछ दांव पे लगाने के लिए रेडी है। मगर वो ये नहीं समझ पा रहे कि वो जिस चीज को प्रॉफिट बोल रहे हैं दैट इज अल्टीमेटली लीडिंग टू देयर ओन लॉस, उनका खुद का नुकसान हो रहा है। कैसे समझते हैं? जैसे जंगल है, यहाँ जंगल 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 खूब डेंस फॉरेस्ट है, ये लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग लॉबिंग करते हैं गवर्नमेंट के पास और उनसे बहुत सस्ते में ये जंगल का एरिया कुछ खरीद लेते हैं या बहुत कम रेट में गवर्नमेंट से नेगोशिएशन करके बेसिकली सोर्स पैरवी लगवा के उनको करप्ट करके
वहां से जंगल से परमिशन ले लेते हैं। ये क्या करते हैं, जंगल को काटते जाते हैं। यहाँ से वुड टीक काट दिया, फिर नया अप्रोच काट दिया, फिर काट दिया। ये जंगल में आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। बल्कि इनको करना क्या चाहिए कि जब इन्होंने इसको काटा और जब ये काटने के लिए इसको जा रहे हैं, तब यहाँ पे नया सीड्स बो कर देना था इनको कि नेक्स्ट 20 इयर्स में या 10 इयर्स में ये वापस नया फॉरेस्ट डेवलप कर जाएगा और इन्हें अपना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं बढ़ाने की जरूरत होगी, वो यहीं से वापस से प्रोडक्ट्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये क्या करते हैं बेवकूफ के जैसे, ये जंगल को काटते हैं, सोचते हैं अब ये जंगल खत्म हो गया, अब दूसरे जंगल में जाएंगे। अरे भैया, जब आप दूसरे जंगल में जा रहे हो तो पहले वाले जंगल में वापस से उसको ग्रो करके चल जाओ, उसका कॉस्ट भी बहुत ज्यादा नहीं लगेगा। इट विल टेक हार्डली सर्टेन परसेंटेज, जिसके वजह से आप एक फॉरेस्ट को फिर से डेवलप कर पाओगे। ये गवर्नमेंट पॉलिसी बना दे तो काम हो ही जाएगा ना कि नहीं, आपको वहां वो फॉरेस्ट को फिर से रीस्टैब्लिश करना होगा, ओनली देन विल परमिट यू टू टेक ओवर द फॉरेस्ट। गवर्नमेंट भी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनाती है, उन्हें अपने सिर्फ पैसे से मतलब है। तो अगर ये पॉलिसी बनेगा तो वुड भी सस्ता होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यहाँ पे बचेगा। आपको और डीप जंगल में नहीं जाना होगा और ज्यादा रिस्क नहीं लेना होगा, और पीछे वाले जो जंगल है वो अपने प्रिस्टीन फॉर्म में कंजर्व रह सकते हैं। आप इसी को कंटिन्यूअसली रोटेट कर करके अपना नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स पूरा कर सकते हो। मगर अगर आप वर्ल्ड मैप को देखोगे, वहां अफ्रीका को देखोगे, तो यू रियलाइज कि कितना जंगल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पूरा क्लियर ऑफ कर दिया गया है, जस्ट फॉर देयर ओन सेटिस्फैक्शन एंड बेनिफिट्स, सिर्फ फायदे के लिए, उसको रिप्लेनिश नहीं किया गया। सो दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट वी आर मेकिंग राइट नाउ। Wildlife enthusiasts, they are in no way dependent on forest but have a considerable say in the management of forest. The conservationists were initially taken up with large animals like lions, tigers, elephants, etc. Now they recognize the need of biodiversity as a whole. तो ये फॉरेस्ट पे किसी भी तरीके से अपने लाइवलीहुड के लिए डिपेंडेंट नहीं है, मगर ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इन मैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द फॉरेस्ट। ये लॉबिंग करते हैं, रैलीज निकालते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, उसके बारे में एजुकेट करते हैं, सो दे हैव एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। मगर इनिशियली इन्होंने फोकस किया कुछ पर्टिकुलर एनिमल्स के ऊपर, प्रोजेक्ट लायन, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट राइनोसोरस, ऐसा करके प्रोजेक्ट्स बनना शुरू हुआ। But eventually they understood and realized कि we do not have to protect or project a particular animal, एक single animal को protect करने की जरूरत नहीं है। If we can protect the entire forest, ultimately everything will grow. वहाँ पे अपने आप growth of the population of each and every animal हो जाएगा। तब इन्होंने realize किया कि नहीं, अब हमें एक biodiversity as a whole को protect करने की जरूरत है, instead of focusing on a single or animal। वो अपने आप grow करने लगेगा और उसके habitat को हम preserve कर लेंगे, conserve कर लेंगे। अगर हैबिटेट बचेगा तो एनिमल्स अपने आप ग्रो करेंगे। उनका सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, ना कि एक पर्टिकुलर एनिमल पे कंसंट्रेट करना है। तो इस डाइवर्स फॉर्म को कंजर्व करना है तो अल्टीमेटली सब कुछ कंजर्व हो जाएगा। तो हमें एक बड़ा पर्सपेक्टिव समझना है। अब ये लोगों ने रियलाइज किया है और अब इसी तरीके से काम भी किया जा रहा है। There have been enough instances of local people working traditionally for conservation of forest. For example, the Bishnoi community in Rajasthan, for whom conservation of forest and wildlife has been a religious tenet. तो बहुत सारे ऐसे circumstances and मतलब स्टोरीज हैं, जब आप सुनोगे या जानोगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ के लोकल लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है अपने फॉरेस्ट को बचाने के लिए। एंड यही इंपॉर्टेंट है, लोकल लोगों को पावर दिया जाए, क्योंकि वो समझते हैं उस जगह फॉरेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उनका लाइफ उस फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है। सो दे आर द बेस्ट पर्सन टू जज कि यहाँ फॉरेस्ट को कैसे यूज करना चाहिए या उसका कैसे यूटिलाइजेशन करना चाहिए। यही होता है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन। ऊपर बैठा हुआ आदमी नहीं डिसाइड करे सब कुछ, लोकल लोगों के पावर्स को पावर दिया जाए, उसको समझने के लिए उनके नीड्स एंड रिक्वायरमेंट को समझते हुए वो अपना डिसीजन खुद ले, जो कि पहले जमाने में होता था। तो बिश्नोई कम्युनिटी एक राजस्थान में है जो कि एक अच्छा एग्जाम्पल है, जिन्होंने बहुत कुछ किया है अपने फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए। उनके लिए ये एक धर्म, अपना धर्म के जैसा है। The government of India has recently instituted an Amrita Devi Bishnoi National Award for Wildlife Conservation in the memory of the Amrita Devi Bishnoi, who in 1731
sacrificed her life along with 363 others for the protection of khejri trees in Khejrali village near Jodhpur in Rajasthan. तो अभी सरकार ने एक अवार्ड तैयार किया है, अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। और किनके मेमोरी में? अमृता देवी बिश्नोई, जिन्होंने 1721 में 363 लोगों के साथ अपनी जान दे दी जस्ट टू प्रोटेक्ट खेजरी ट्रीज ऑफ देयर विलेज। सोचो कितना बड़ा ये सैक्रिफाइस था टुवर्ड्स मदर नेचर, कि इतनी बड़ी क्वांटिटी में इतने लोगों ने जान दे दी अपनी। तो उन्हीं को रिकॉग्नाइज करते हुए अब एक अवार्ड हर साल दिया जाता है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए। Forest resources ought to be used in a manner that is both environmentally and developmentally sound. In other words, while the environment is preserved, the benefits of the controlled exploitation go to the local people. A process in which decentralized economic growth and ecological conservation go hand in hand. The kind of economic and social development we want will ultimately determine whether the environment will be conserved or further destroyed. यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, यह इंपॉर्टेंट है कि हमें प्रोग्रेस तो करना है ना। हम ऐसा नहीं है कि जंगल काटने ही बंद कर देंगे। अगर जंगल नहीं काटेंगे तो फर्नीचर्स कहाँ से बनेगा, पेन पेंसिल कहाँ से बनेगा, पेपर्स कहाँ से बनेंगे। वी नीड नेचुरल रिसोर्सेस, बट उसको रिप्लेनिश करते जाना है कंटिन्यूअसली। उसको इस तरीके से यूज करना है ताकि एक बैलेंस बना रहे, हमारा डेवलपमेंट भी होते रहे एंड साथ ही साथ इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस भी नहीं हो। इसके लिए जरूरी क्या है कि आप लोकल पीपल को बेनिफिट दें, उनको इंचार्ज बनाएं, लेट देम ग्रो। उसका फॉरेस्ट का बेनिफिट्स वहां के लोगों को मिलना चाहिए, ना कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को जो कि अपने फायदे के लिए हर चीज को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी है। सो गिव द बेनिफिट टू द लोकल पीपल, वो उसके हिसाब से फॉरेस्ट को यूज भी करेंगे, रिप्लेनिश भी करेंगे एंड उनका इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा। इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग इंडस्ट्रियलिस्ट जो कि हजारों करोड़ों रुपया लेके बैठे रहते हैं, लेट दीज लोकल पीपल्स अर्न जस्ट थाउजेंड्स एंड लैक्स। उससे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़िया मिलेगा इंस्टेड ऑफ गिविंग एवरीथिंग टू द इंडस्ट्रियलिस्ट। तो ये करना जरूरी है। तो हमें क्या चाहिए सोसाइटी में, दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, ओनली देन वी कैन प्रिजर्व दिस इकोलॉजिकल बैलेंस। सस्टेनेबल मैनेजमेंट, द चिपको आंदोलन, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। हग द ट्रीज मूवमेंट वाज द रिजल्ट ऑफ अ ग्रास रूट लेवल एफर्ट्स टू एंड द alienation of people from their forest. The movement originated from an incident in a remote village called Ranchi in Garhwal, high up in the Himalayas during the early 1970s. There was a dispute between the local villagers and a logging contractor who had been allowed to fell trees in a forest close to the village. On a particular day, the contractor's worker appeared in the forest to cut the trees while the men folk were absent. Undeterred, the women of the village reached the forest quickly and collapsed the tree's trunk, thus preventing the workers from felling the trees. तो चिपको आंदोलन बहुत ही फेमस आंदोलन है, इसके बारे में आप सब ने सुना होगा। ये एक गांव में रेनी गढ़वाल में एक एरिया है हिमालयाज में, 1970s में ये इंसिडेंट हुआ था। वहां पे सरकार ने एक कॉन्ट्रैक्टर को परमिशन दिया कि ठीक है आप इस जंगल से लकड़ी जमा कर सकते हो, काट सकते हो, मगर वहां के लोकल लोग एकदम डिटरमिनेंट थे कि नहीं, हम यहाँ से लोगों को पेड़ काटने नहीं देंगे। तो वहां के लोकल कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, जब सभी लोग काम पे चले गए, मेल पीपल जब काम पे चले गए, दूर दूर काम करने चले गए, खेत में काम करने चले गए, आसपास के इंडस्ट्रीज में काम करने चले गए, तब यहाँ पे ये लोग आए और जमीन पेड़ काटना शुरू कर दिया। जैसे ही औरतों को, गांव की औरतों को इसके बारे में पता चला, तो उन सब ने ट्रीज को घेर के हक करके खड़े हो गए और वहां पे उनको पेड़ गिराने नहीं दिया, काटने नहीं दिया एंड अल्टीमेटली गवर्नमेंट को भी अपना ये पॉलिसी विथड्रॉ करना पड़ा और फॉरेस्ट कंजर्व रह पाया। सो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट। वाटर फॉर ऑल। रेन इन इंडिया आर लार्जली ड्यू टू द मॉनसून्स। Despite monsoon, we have failed to sustain underground water availability due to the following reasons: the loss of vegetation cover, diversion for high water demanding crops, and pollution from industrial effluents and urban waste. ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, इसको समझना और रियलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
हमारा कंट्री जो है वो मानसून पे टोटली डिपेंडेंट है। हर साल यही फोरकास्ट किया जाता है, मानसून अच्छा होगा तो क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा होगा, क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा होगा तो सब चीज सस्ता हो जाएगा, अगर बारिश अच्छी से नहीं हुई तो सब कुछ महंगा हो जाएगा। ये क्या है, कब तक होगा ऐसा डिपेंडेंसी ऑन रेन? कब तक हम मानसून पे डिपेंडेंट रहेंगे या फार्मर्स बेचारे डिपेंडेंट रहेंगे और वो सुसाइड कमिट करते रहेंगे अगर बारिश अच्छी नहीं हुई तो, या कभी ओवर बारिश हो जाता है तो क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाता है, खराब हो जाता है, तो कैसे होगा? अच्छा बारिश होने के बाद भी पानी पीने के लिए अवेलेबल नहीं है, अंडरग्राउंड वाटर का लेवल धीरे धीरे घटते घटते जा रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा? व्हाट आर द रीजंस? लॉस ऑफ वेजिटेशन कवर, शहर पे शहर बनते जा रहे हैं, सीमेंटेड एरियाज बनते जा रहे हैं, जंगल काटते जा रहे हैं, तो ग्राउंड वाटर टेबल कैसे बढ़ेगा? पानी सीप इन कर ही नहीं पा रहा है, सब बह बह के नाला और गटर से होते हुए नदी में चला जा रहा है। पहले जंगल थे, फॉरेस्ट थे, पेड़ थे, तो वो पानी को अंदर सोखते थे जिससे अंडरग्राउंड वाटर लेवल राइज करता था। अब सब कुछ सीमेंटेड है तो पानी बह जाता है सब कुछ। डाइवर्जन फॉर हाई वाटर डिमांडिंग क्रॉप्स, फायदा करने के लिए, कमाने के लिए, बिना सोचे समझे हम यहाँ तक कि डेजर्ट में ऐसे प्लांट्स ग्रो करना चाह रहे हैं जिसका पानी का रिक्वायरमेंट ज्यादा है। ये क्या बेवकूफी है? Why we want to grow rice in राजस्थान जहाँ पानी कम है? वहां पे वैसे ही क्रॉप ग्रो करनी चाहिए जिनका पानी का रिक्वायरमेंट कम हो। राइस ग्रो करना है यूपी में ग्रो कीजिए, बिहार में ग्रो कीजिए, वहां ग्रो करके उसका प्रोडक्शन ओवर प्रोडक्शन कर करके जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। आप क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं कि यहाँ से पानी उठा के हम राजस्थान भेजेंगे और वहां पे राइस उगाएंगे? इसका क्या मतलब बन रहा है? वी आर वेस्टिंग बोथ द रिसोर्सेज, पानी भी बर्बाद कर रहे हैं और पानी को यहाँ से वहां ले जाके हम राइस ग्रो करके कोई बुद्धिमानी नहीं कर रहे। वी आर डूइंग अ फुलिश एक्ट। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि हम मॉडर्निटी के नाम पे या टेक्नोलॉजी के नाम पे उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट्स नहीं करें। एक्सपेरिमेंट्स हमेशा छोटे लेवल पे किया जाता है, उसके सक्सेस को स्टडी किया जाता है, तभी उसको बड़े लेवल पे इंप्लीमेंट किया जाता है। इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट हमने बना दिया, पूरा राजस्थान में इतना बड़ा पानी डाइवर्ट किया जाता है और उसके आसपास के ही लोगों को सिर्फ क्रॉप उगा पा रहे हैं, बाकी तो कोई फायदा नहीं हो रहा है और वो वहाँ राइस ग्रो कर रहे हैं। क्यों? वहाँ पे आप ज्वार बाजरा ग्रो कीजिए जो कि बिना पानी या कम पानी के से भी ग्रो हो सकता है और फिर वहाँ ज्वार बाजरा का प्रोडक्शन करके पूरे दुनिया में बेचिए ना, उसका ओवर प्रोडक्शन कीजिए। मगर ऐसा हम नहीं कर रहे, सिर्फ लालच में पैसा कमाने के चक्कर में वी आर ग्रोइंग ऑल दोस थिंग्स जिससे हमें ज्यादा पैसा मिलेगा। पॉल्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस एंड अर्बन वेस्ट, जो भी गंदगी इंडस्ट्री से निकलता है या शहरों का गंदगी है, नाला से जो भी निकल रहा है उसको हम लोग पानी में डंप करते जा रहे हैं एंड वी आर पॉल्यूटिंग इट। Irrigation methods like dams, tanks and canals have been used in various parts of India since ancient times. These were generally local interventions managed by local people and assured that the basic minimum requirement for both agriculture and daily needs were met throughout the year. The use of this stored water was strictly regulated and the optimum cropping pattern based on the water availability were arrived at on the basis of decades, centuries of experience. The maintenance of these irrigation system was also a local affair. तो ये कैनल्स, ये डैम्स, ये बनाना ये कोई नया बात नहीं है, ये हमारे एंशिएंट इंडिया में बहुत पहले से आते जा रहा है। ये ब्रिटिशर्स और अमेरिकन कुछ नया नहीं कर रहे बल्कि वो तबाही मचा रहे और कुछ नहीं कर रहे। ये बड़े बड़े डैम्स और इरिगेशन और कैनल्स प्रोजेक्ट्स बना के जो कि हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और हम यहाँ पे लॉस फेस कर रहे हैं। तो हमारे कंट्री में ये बहुत पुराना मेथड है, तब हम बड़े बड़े डैम्स एंड कैनल्स नहीं बनाते थे, हम ऐसा डैम्स का कंस्ट्रक्शन करते थे, छोटे छोटे डैम्स का कैनल्स बनाते थे जिससे कि वहाँ के लोकल लोगों को साल भर आराम से पीने का पानी मिल जाए और उनको खेती करने के लिए जितना पानी का जरूरत है वो आराम से हो जाए। और इसका मैनेजमेंट, डेवलपमेंट, ये सब वहाँ ही के गांव के लोग ही उसको समझते थे, उसको मैनेज करते थे, ग्रो करते थे, क्योंकि उनको मालूम है कब पानी अच्छा रहेगा तो उस हिसाब से वो ग्रोइंग पैटर्न डिसाइड करते थे कि नहीं भैया अभी पानी ज्यादा रहेगा तो अभी हम अच्छा ये क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, अभी पानी कम रहेगा तो अभी हम सबको यही वाला क्रॉप ग्रो करना है। तो ये एक लोकल अफेयर था, वो लोग खुद अपना भला समझते थे और उसके हिसाब से उसको करते थे। और ये एक दिन दो दिन नहीं, ये हजारों साल का एक्सपीरियंस था उनका, 100 साल 50 साल डिकेड्स का एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे वो प्लानिंग बना रखे थे। उन्होंने अपने पुरखों से, बुजुर्गों से सुन के अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट किया था। अब ये सब कुछ कॉन्फिस्केट करके सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करता है सब कुछ और ये प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन सब बिगड़ गया, इससे किसी का भी बेनिफिट नहीं हो रहा है।
So the power has to again go back to local people, उसका मेंटेनेंस सब कुछ लोकल्स को दिया जाए ताकि वो उसका प्रॉपर्ली ध्यान दे सके और वैसा ही प्रैक्टिसेस करे जो कि वहां के लोगों को फायदेमंद है। The arrival of the British changed the system as it changed many other things. The conception of large dams and canals were implemented by the British and carried on by our newly formed independent government. जवाहरलाल नेहरू ने जो कि बाहर पढ़ के आए थे, उन्होंने वहां पे बड़े बड़े फैक्ट्रीज, कैनल्स, डैम्स देखे थे और उन्होंने कहा था कि डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ द मॉडर्न इंडिया। उसी को उन्होंने रेप्लिकेट करने की कोशिश की। अरबों खरबों रुपया वर्ल्ड बैंक से लिया गया, ऑन द नेम ऑफ डेवलपमेंट यहाँ कंस्ट्रक्शन किया गया और आज तक टिल डेट 2018 वी हैव नॉट बीन एबल टू रीपे द लोन्स टेकन बाय द वर्ल्ड बैंक। जवाहरलाल नेहरू के टाइम जब उन्होंने पोस्ट इंडिपेंडेंस लोन्स लिया था और कब तक हम लोग लोन चुकाएंगे? नहीं चुका पा रहे। हमारा बहुत बड़ा जीडीपी का कंट्रीब्यूशन, उसमें से बहुत बड़ा एक पार्ट हमेशा उसके सिर्फ इंटरेस्ट को चुकाने में चल जाता है। इतना हमारा प्रॉब्लम्स चल रहा है। These mega projects led to the neglect of the local irrigation methods and the government also increasingly took over the administration of these systems, leading to the loss of control over the local water sources by the local people. तो जो पहले लोकल अफेयर था अब वो गवर्नमेंट का उस पे इंटरफेरेंस होने लग गया और जिसका अभी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं। So there has to be decentralization of power. पावर एक आदमी के हाथ में नहीं हो कि उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, लोकल बॉडीज तक पहुंचाना होगा ताकि वो अपने हिसाब से अपने रीजन को अंडरस्टैंड करते हुए उसके हिसाब से प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कर सके। Dams, large dams can ensure the storage of adequate water, not just for irrigation, but also for generating electricity. Canal system leading from dams can transfer large amount of water great distances. For example, the Indira Gandhi Canal has brought greenery to considerable areas of Rajasthan. However, mismanagement of the water has largely led to the benefits being cornered by a few people. There is no equitable distribution of water. Thus, people close to the source grow water-intensive crops like sugarcane and rice, while people further downstream do not get any water. People have been displaced by the building of the dams and its canal network. तो dams इसका काम क्या है? Advantages को समझना है, फिर disadvantages को। आजकल डैम्स का एडवांटेज से ज़्यादा डिसएडवांटेजेस है, अब हम धीरे धीरे रियलाइज कर रहे हैं। ये बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस होते हैं, बैरियर्स होते हैं जो कि पानी को स्टोर करते हैं। पानी तो स्टोर करते ही है, ऊपर वाले एरिया को सारा डुबा भी देते हैं और नीचे वाले एरिया में पानी का फ्लो भी कम हो जाता है, वहाँ मैरिन लाइफ, एक्वेटिक लाइफ सब कुछ स्पॉइल हो जाता है। तो ये जो स्टोर्ड वाटर है इसको बहुत तरीके से यूज किया जा सकता है फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फॉर डेवलपमेंट ऑफ कैनल प्रोजेक्ट्स लाइक इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट, जिसकी वजह से राजस्थान के ये कुछ पार्ट्स में ग्रीनरी आया है। तो आप देख सकते हो, इवन फोटोग्राफ के थ्रू आप क्लियरली देख सकते हो कि कैनल के आसपास वाले एरिया में तो ग्रीनरी है। यहाँ पे लोग ऐसी खेती कर रहे हैं जहाँ पे वो शुगर केन ग्रो कर रहे हैं, राइस ग्रो कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर भी पानी अवेलेबल है तो उसका मिसयूज करके ये वहाँ पे वो भी ग्रो कर रहे हैं, यहाँ ग्रीनरी है। बट जैसे जैसे हम दूर जाते जा रहे हैं वापस पूरा का पूरा वही हालत है, बिकॉज देयर इज नो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। जो पास में है वो फायदा उठा ले, जो दूर में है उनको कोई फायदा नहीं। अगेन द सिस्टम रिमेन्स द सेम। तो ये वेस्टेज हो गया। इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमने बनाया, कैनल्स बनाया और उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, कोई प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। सो विदाउट स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग हमने इतना करोड़ों रुपया खर्च किया एंड इट इज अ वेस्ट। इसका इनफैक्ट हमें एनवायरमेंटल हैजर्ड्स फेस करना पड़ रहा है। Criticism about large dams address three problems in particular. ये एग्जाम में पूछा जाता है और आप इसी फॉर्म में लिखोगे, सोशल प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। तो सोशल प्रॉब्लम क्या है? Because they displace large number of peasants and tribals without adequate compensation or rehabilitation. सोसाइटी में क्या है, जब डैम्स बनता है तो बहुत सारे लोगों को अपनी जमीन छोड़नी पड़ती है, कई लोगों को जंगल से निकाल दिया जाता है, ट्राइबल पीपल को वहां से हटा दिया जाता है जो कि उसके आसपास रहते थे या उनका घर बसा हुआ था, और उनको कोई प्रॉपर कंपेंसेशन भी नहीं दिया जा रहा है, ना उनको नए तरीके से रिहैबिलिटेट किया जा रहा है, उनको नया जमीन दिया जा रहा है या घर दिया जा रहा है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, दे स्वॉलो अ ह्यूज अमाउंट ऑफ
पब्लिक मनी, दैट इज टैक्स पेयर्स का पैसा यहाँ बर्बाद हो रहा है विदाउट द जनरेशन ऑफ प्रोपोर्शनेट बेनिफिट। जितना खर्चा हुआ और जितना बेनिफिट वहां से आना चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा है। खर्चा अरबों खरबों का, बेनिफिट 10 रुपए का, तो क्या मतलब हुआ इतना बड़ा स्पेंडिंग करने का। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी आते हैं यहाँ पे। They contribute enormously to deforestation and the loss of biological diversity. यहाँ तक कि आजकल ये भी कहा जाता है कि इसकी वजह से अर्थक्वेक आने का भी चांसेस उन एरियाज में बढ़ जाता है। सोचिए, मेरीन लाइफ, फिशिंग लाइफ, सब कुछ डाउनस्ट्रीम खत्म हो जाता है। बायोगैस का क्वांटिटी बढ़ते जा रहा है क्योंकि जो जंगल में डूबा पानी की वजह से ऊपर वाले एरिया में वो सड़ के दलदल बन जा रहा है, स्वैम्प बन जा रहा है, वहां से मीथेन गैस रिलीज हो रहा है, व्हिच इज लीडिंग टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, उसका परसेंटेज बढ़ रहा है। सो कितने सारे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी बढ़ रहे हैं वहां पर। वाटर हार्वेस्टिंग, watershed management emphasizes scientific soil and water conservation in order to increase the biomass production. अब ये नया मेथड शुरू हुआ है, साइंटिफिक मेथड ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग, पानी को कैसे हार्वेस्ट करें, कंजर्व करें। साइंटिफिकली हम सॉइल को एंड वाटर को दोनों को कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके, ज्यादा से ज्यादा कैसे प्रोडक्शन या उससे फायदा लिया जा सके। The aim is to develop primary resources of land and water to produce secondary resources of plants and animals for use in a manner which will not cause ecological imbalance. तो हम एक ऐसा मेथड डेवलप करने का कोशिश कर रहे हैं, प्राइमरी रिसोर्सेज डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि हमें एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी डेवलप करके देगा। यहाँ तक कि सेकेंडरी रिसोर्स ऑफ प्लांट्स एनिमल्स भी हमें वहां से मिलेंगे जिससे कि इकोलॉजिकल बैलेंस बना रह सके। वाटरशेड मैनेजमेंट not only increases the production and income of the watershed community but also mitigates droughts and floods and increase the life of the downstream dam and reservoirs. वाटरशेड मैनेजमेंट में क्या होता है कि हर गांव में या कुछ एरियाज में इस तरह के छोटे छोटे तालाब बनाए जाते हैं। कम्युनिटी के लोग मिलके एक छोटा तालाब बना रहे हैं अपने अपने गांव में, इस तरह के 4-5 तालाब बनाया जा रहा है। इसका एडवांटेजेस क्या है? फ्लड जब आएगा, अचानक से जब फ्लड आएगा तो इन गड्ढों में पानी बढ़ जाएगा, या जब सूखा पड़ेगा तो यहाँ पे जो स्टोर्ड वाटर है उसको यूज कर सकते हैं वहां के कम्युनिटी के लोग। तो दो तरीके से एडवांटेज हो गया। तीसरा क्या है, यहाँ पे जो स्टोर्ड पानी है, बारिश में जब पानी हुआ तो वो स्टोर हो जाएगा, ये ग्राउंड वाटर टेबल को भी इंक्रीज करेगा। प्लस ये वाटर कैन बी यूज फॉर लोकल इरिगेशन पर्पस, फॉर ड्रिंकिंग पर्पस एंड अदर पर्पस। यहाँ फिशिंग करके ये एक अनदर सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे ये पर्ल्स ग्रो करके, ऑयस्टर्स ग्रो करके अपना इनकम बढ़ा सकते हैं। सो इतना सारा एडवांटेज हो जाएगा विदाउट डिस्टर्बिंग द इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, बैलेंस भी बना रहेगा। Water harvesting is an old age concept in India. So we are coming back, history is repeating itself, we are coming back to the old methods. Water harvesting techniques are highly local specific and the benefits are also localized. इसका फायदा लोकल लोगों को ज्यादा मिलता है और वही हमें करना है, लोकल लोगों को उसका बेनिफिट्स दिया जाए और उन्हीं को दिया जाए कि वही मैनेज करें अपने रिसोर्सेज को। Giving people control over their local water resources ensure that mismanagement and over-exploitation of these resources is reduced or removed. तो जब लोकल लोग इसी को संभालेंगे, इसके इंपॉर्टेंस को समझेंगे, क्योंकि वो समझते हैं इसके इंपॉर्टेंस को, तो वो उसका मिस यूज नहीं करेंगे, मिसमैनेजमेंट नहीं करेंगे। यहाँ तक कि जो लोग उस कम्युनिटी, उस सोसाइटी में जो इसको मिसमैनेज करते हैं या ओवर यूटिलाइजेशन करते हैं या खराब करते हैं, वहाँ के लोकल लोग इसको पनिश भी करते हैं। In level terrain, the water harvesting structures are mainly crescent-shaped earthen embankments or low, straight concrete and rubble check dams built across seasonally flooded gullies. Monsoon rains fill ponds behind these structures. Only the largest structures hold water year-round. Most dry up 6 months or less after the monsoons. तो जब प्लेन एरिया की बात करें, पहाड़ी एरिया का हमने बात करें, जब प्लेन एरिया में पानी आती है, नदी बह के आता है या नाला या लोकल गली से पानी बह के आता है, तो वहां पे इस तरह का क्रेसेंट शेप का चेक डैम बनाया जाता है। बहुत हाई लेवल का नहीं, बस थोड़ा ही दूर तक पत्थर वत्थर को यूज करके क्रेसेंट शेप का इस तरह का लोकल डैम्स या चेक डैम्स बना देना। इसका एडवांटेज क्या है? तो ये उतना ही पानी स्टोर कर रहा है जो कि साल भर लोगों का रिक्वायरमेंट पूरा कर सके। जब मॉनसून अच्छा से पड़ता है या बारिश
अच्छे से होती है तो ये भर जाता है और लोग इसको यूटिलाइज कर पाते हैं, अदरवाइज ये सूख जाता है। यहाँ के जितने भी पानी है वो ग्राउंड वाटर में चला जाता है, जमीन उसको सोख लेती है, वो अंदर चला जाता है। तो ये उसका एडवांटेज है कि यहाँ बड़े डैम्स नहीं बनके छोटे छोटे लोकल चेक डैम्स बने हुए हैं जो कि फिशिंग में भी हेल्प करेंगे। नीचे डाउनस्ट्रीम पानी भी जाएगा, नीचे के लोगों को भी पानी इक्वल अमाउंट में मिलेगा, कंट्रीब्यूशन मिलेगा, कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा। और यहाँ बहुत ज्यादा पानी भी जमा नहीं है, जितना जरूरत है यहाँ के लोगों के लिए उतना इनका काम हो जाएगा। The advantage of ground stored of water stored in the ground are many। ये एक important question भी आपके लिए, और इसको समझना भी है कि ground water क्यों इतना important है, why is it so important। इसके पॉइंट्स देखना है। It does not evaporate, सबसे मजेदार और important point कि इसका evaporation नहीं होगा। दूसरा, spreads out to recharge well and provides moisture for vegetation over a wide area। ये ग्राउंड वाटर जमीन के अंदर अंदर हर तरफ फैल जाता है, जहां जहां कुआं है वहां पे पानी भर जाता है, उसका लेवल राइज कर जाता है, और वेजिटेशन, प्लांट्स, क्रॉप्स जो भी हम लगा लें उनको भी पानी जमीन से मिल जाता है। It does not provide breeding grounds for mosquitoes like stagnant water collected in ponds or artificial lakes। तो जब जमीन के अंदर पानी रहेगा तो वहां मच्छर ग्रो नहीं करेंगे। ये सबसे और एक मजेदार इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे बीमारी भी कम फैलेगी। स्टैग्नेंट वाटर, जमा हुआ पानी जो कि पॉन्ड्स वगैरह में रहता है, जहां गंदगी होती है, हम लोग जो वेस्ट डिस्पोज ऑफ करते हैं तो वहां मच्छर भर जाते हैं, तो वो भी नहीं होगा इसके वजह से अगर ग्राउंड में वाटर रहेगा पानी। प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटामिनेशन बाय ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट, हम जो भी गंदगी फेंकेंगे तो वो पानी को कंटामिनेट नहीं करेगा। कांके डैम हो गया, पॉन्ड्स हो गया, लेक्स हो गया, वो सब कुछ भी कंटामिनेट नहीं होगा हमारे वेस्ट से, क्योंकि वो जमीन के अंदर है, पानी स्टोर है प्रॉपर्ली। So this is what these are the advantages of ground water। कोल एंड पेट्रोलियम, इसके बारे में हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं तो इसको मैं थोड़ा फास्ट कवर अप करूंगा। फॉसिल फ्यूल्स, coal and petroleum are important sources of energy for us। Coal and petroleum were formed from the degradation of biomass millions of years ago, and hence these will be exhausted in the future no matter how carefully we use them, and then we would need to look for alternative sources of energy। Our known petroleum resources will last us about 30 to 40 years and the coal resources will last for another 200 years। तो कोल एंड पेट्रोलियम जो फॉसिल फ्यूल्स है वो कैसे बनते हैं हमें मालूम है, और ये हम कितना भी इनको संभाल के यूज करें ये जल्दी खत्म होने वाला, क्योंकि ये बनता कैसे हमें ये भी मालूम है। जो बायोमास है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, जब वो मरते हैं वो धीरे धीरे दब दब के अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर वो ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं कोल में, ठीक है, कार्बनाइजेशन के प्रोसेस से कोल एंड पेट्रोलियम में वो कन्वर्ट कर जाते हैं। और ये ज्यादा से ज्यादा 200 साल तक का स्टॉक है हमारे पास, ये धीरे धीरे खत्म होगा क्योंकि इसे बनने में बहुत टाइम लगता है। सो वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट एंड वी नीड ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। Since coal and petroleum have been formed from biomass, in addition to carbon, these contain hydrogen, nitrogen and sulfur। क्योंकि ये बायोमास से बना है तो इसमें कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर भी है। When these are burned, the products are carbon dioxide, water, oxides of nitrogen and oxides of sulfur। तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड्स का भी यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है जब इनको जला रहे हैं। When combustion takes place in insufficient air or oxygen, then carbon monoxide is formed instead of carbon dioxide। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है जो कि हमारे हेमोग्लोबिन से कंबाइन करके कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है, which is a deadly and poisonous gas। यहाँ तक कि ये ग्रीन हाउस गैस है। The oxides of sulfur and nitrogen and carbon monoxide are poisonous at high concentration, and carbon dioxide is a greenhouse gas। सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड से तो एसिड रेन भी होता है। The management of coal and petroleum also addresses the efficiency of our machine। Fuel is most commonly used in internal combustion engine for transportation, and recent research in this field concentrate on ensuring complete combustion in these engines in order to increase efficiency and also reduce air pollution। तो कोल एंड पेट्रोलियम हम कहाँ यूज कर रहे हैं? खास कर इंटरनल कंबशन इंजन्स में, व्हीकल्स में यूज हो रहा है, जहाँ पे ये फ्यूल्स बर्न करते हैं जो कि पूरी तरीके से नहीं जल पाता है। पूरी तरीके से नहीं जलने की वजह से यहाँ से बहुत सारा एशेस
डस्ट स्मोक रिलीज होता है, एग्जॉस्ट के थ्रू निकल जाता है, विच इज कॉजिंग पोल्यूशन। और यहाँ तक कि हमारी एफिशिएंसी भी घट गई है। जिस कोयले को जला के हमें 1000 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी मिलना चाहिए, वहां पे हम सिर्फ 30 to 40% ही हमारी मशीन एफिशिएंट है कि उसका 30 to 40% ही यूज कर पा रहे हैं। यानी 300 जूल से लेके 400 जूल ही हमें मिल रहा है, बाकी सब वेस्ट हो जा रहा है। सो वी नीड टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ आवर मशीन्स, ताकि हम 1000 जूल से 1000 जूल्स एनर्जी पूरा का पूरा यूटिलाइज कर सकें। प्रेजेंटली हमारे पास जितने भी मशीन्स हैं उनका एफिशिएंसी 30 to 40% ही है। वी नीड टू इंक्रीज इट टू एंड टेक इट, उसमें रिसर्च करना होगा, डेवलपमेंट करना होगा, वी नीड टू इंक्रीज इट टिल 70 to 80%। एंड ओवरव्यू ऑफ नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, ये फाइनल आपका जिस्ट हो गया इस पूरे चैप्टर का। सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स इज अ डिफिकल्ट टास्क। ऑब्वियसली ये एक बहुत ही मुश्किल का काम है, मगर मिलकर किया जाए तो किया जा सकता है। In addressing this issue, we need to keep an open mind with regard to the interest of various stakeholders. तो हमें यहाँ पे सबको, लोकल लोगों को भी ध्यान में रखना होगा। अगर हमें अपने एनवायरमेंट को कंजर्व करना है, so we need to look at the interest of all the stakeholders. We need to accept that people will act with their own best interest as the priority. But the realization that such selfish goal will lead to misery for a large number of people and a total destruction of our environment is slowly growing. तो हमें मालूम है और हम सब समझते हैं कि हमेशा लोग पहले अपने फायदे की सोचेंगे, मगर अब धीरे धीरे लोग ये भी रियलाइज करना शुरू कर दिए कि सिर्फ अपने बेनिफिट से कुछ नहीं होगा। ज़्यादातर लोगों को इससे प्रॉब्लम हो रहा है और कहीं ना कहीं पूरा का पूरा एनवायरमेंट और नेचर डिजास्टर पे आने वाला है, जिसे हम भी नहीं बच सकेंगे। Going beyond laws, rules and regulations, we need to tailor our requirements individually and collectively, so that the benefits of development reach everyone now and for all generations to come. तो रूल्स एंड रेगुलेशंस तो ठीक है, अपनी जगह बनाई है सरकार ने, लॉज और ऑर्गेनाइजेशंस है, मगर हमें कम्युनिटी लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे ऐसे सॉल्यूशंस खोजने होंगे ताकि हम नेचर को कंजर्व कर सके और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज अवेलेबल हो। ये कुछ लिमिटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रिपेयर करना है। थैंक यू।